हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन और उसमें सेकेंड टाइप का थी हॉरिजॉन्टल। और उस प्रोजेक्टाइल में आपको करवाया गया था क्या, उस प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करवा दिया था। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और मोशन अलोंग वर्टिकल, उनको कंबाइन करके इक्वेशन फाइंड आउट करा दिया था और ये प्रूव हो गया था कि प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। उस इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल ही आएगा। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक हो गया। ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं प्रोजेक्टाइल के पाथ को, लेकिन वो पैराबोला, ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला ही आएगा। तो पैराबोलिक पाथ में मूव करता है प्रोजेक्टाइल, ये आपको याद रखना है। अब हम आपको इस टॉपिक के बचे हुए पोर्शन पर ले जाते हैं। इस प्रोजेक्टाइल में और जो जो चीजें आपको फाइंड आउट करनी होंगी वो क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इस प्रोजेक्टाइल को जब आप यहां से थ्रो करोगे और ये पाथ पूरा यहां से यहां तक ट्रैवल करके यहां पहुंचेगा, और अगर आपने बोला टाइम t इज इक्वल टू 0 पर आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यानी उस समय आपने स्टॉप वॉच ऑन की, ये हर बार बताया जाता है, और फिर उड़ते उड़ते प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पर पहुंचा इस जगह, और आपने जैसे ही उसने ग्राउंड को हिट किया आपने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। ये टाइम कैपिटल T जो लिख दिया है मैंने, जो स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड हो गया है, इस कैपिटल T टाइम को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर प्रोजेक्टाइल उड़ा है, फ्लाई किया है उसने, छोड़े जाने का समय नोट कर लिया और वापस गिरने का समय, तो जो जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ये आपको फाइंड आउट करने का एक मेथड तो मैंने जैसा बताया, आप स्टॉप वॉच ऑन कर लो और जैसे ही वो यहाँ ग्राउंड पर हिट करे स्टॉप वॉच ऑफ कर लो तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल मेथड है, लेकिन घड़ी घड़ी कहाँ पत्थर फेंकते रहोगे, प्रोजेक्टाइल फेंकते रहोगे। तो एक फॉर्मूला बता दिया जाएगा जिस फॉर्मूले में u का वैल्यू, यानी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंका, और थीटा का वैल्यू, जितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये दोनों चीजें अगर आपको दे दी जाएं तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितनी देर प्रोजेक्टाइल उड़ता है या कितनी देर बाद वो जमीन पर गिरता है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक तो ये मेथड सिखाया जाएगा। दूसरा जो मेथड या दूसरा फॉर्मूला जो आपको सिखाया जाएगा वो होगा ये जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन ये शो करती है कि प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड से जो सबसे ज्यादा हाइट अटेन की है वो ये है। देखो ये ग्राउंड है, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर ही था, जैसे जैसे ऊपर गया, मान लो यहाँ पर पहुंचता है तो ये उसकी हाइट हो गई, यहाँ पहुंचता है ये उसकी हाइट हो गई, यहाँ पहुंचता है ये हाइट हो गई, ऐसे हाइट बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा हाइट तब वो अटेन कर लेगा ग्राउंड से जब वो यहाँ पहुंचेगा। उसके बाद दोबारा से आप बनाओगे तो उसकी कम कम होती जा रही है। तो जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो तो उसकी हाइट जो वो ग्राउंड से अटेन करता है वो बढ़ते बढ़ते एक जगह आकर, यहाँ बिल्कुल सेंटर पर आकर मैक्सिमम हो जाती है और फिर वापस कम होते होते फिर वापस 0 हो जाती है। आपको ये सारी हाइट्स नहीं,
एक फॉर्मूला बताया जाएगा जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट जो ग्राउंड से वो अटेन करेगा वो बता देगा, और उस मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच से डिनोट किया जाएगा। ध्यान रहे, ये नोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका पूरा उड़ने का समय कैपिटल टी है, और उसकी जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है वो कैपिटल एच। और तीसरी फाइनल चीज जो आपको बताई जाएगी वो है ये देखा, ये आपका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था वहां से, और जहां प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पर गिरा है, ये जो डिस्टेंस है ये प्रोजेक्टाइल की रेंज कहलाता है। पूरा नाम इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अलोंग उसने कितनी दूरी तय की, वो ये वाली दूरी जो है वो उसकी वाई एक्सिस वाली दूरी है वर्टिकल में, और ये वाली दूरी एक्स एक्सिस वाली दूरी है। तो वाई एक्सिस वाली मैक्सिमम दूरी को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस वाली मैक्सिमम दूरी को मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाली मैक्सिमम दूरी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है, या खाली रेंज भी बोल सकते हैं। तो इस बचे हुए पोर्शन में, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बचे हुए पोर्शन में आपको ये तीन चीजें 1, 2 और 3, ये तीन चीजें फाइंड आउट करने के फॉर्मूले डिराइव करवाए जाएंगे। वो फॉर्मूले डेरिवेशन भी आता है। ये पूरा एक हेडिंग यहां से, प्रोजेक्टाइल फायर्ड मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बोलते हैं इसको, ये पूरा डेरिवेशन करने के लिए आता है स्कूल के एग्जाम में 5 मार्क्स में, जिसमें आपको वहां से करना होता है जो कल का पोर्शन था इस हेडिंग का, जहां आपने वो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और मोशन अलोंग वर्टिकल दो अलग अलग इक्वेशन निकाल के उन्हें कंबाइन करके पैराबोला की इक्वेशन, वो उसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट ये। आज के लिए तो 1, 2, 3 है ये, लेकिन असल में इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कल हो चुका है। तो ये 4 पार्ट्स आपको पूरा डिराइव करने के लिए आता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो 5 या 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोजेक्टाइल की जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ये जो फॉर्मूले हैं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली यूज करने होंगे, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो अब 1 बाय 1 आपको ये तीनों चीजें निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं किधर? टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ। तो ये आपके सामने पेश है टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन, और हम सिखाते हैं उसको फाइंड आउट करने का मेथड। तो क्या लिखा है आपको सामने दिख रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट, it is the time taken by the projectile to return to ground or the time for which the projectile remains in air. It is denoted by capital T. तो क्या बोला? ये वो टाइम है जितना देर प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड पर वापस आने में लगता है, या ये कहें कि जितना देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, एयर में रहता है। अब इस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम अपने सिंपल 2-3 लॉजिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ कॉमन सेंस और कुछ आप जो चीजें पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सबसे पहली बात, यहां से जब ये पूरा यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करके यहां पहुंचता है, अगर उसे टाइम कैपिटल टी लगा है, तो यहां तक पहुंचने में टाइम लगा होगा मालूम कितना? कैपिटल टी बाई 2, हाफ, क्योंकि ये वाला जो जगह है वो इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का जस्ट हाफ है। और मोशन अंडर ग्रेविटी का ये रूल है कि जितना टाइम किसी ऑब्जेक्ट को, जब वो ग्रेविटी के हिसाब से मूव कर रहा होता है,
नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। और ये तो एक बार थ्रो किए जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है। तो पहला लॉजिक ये है कि ये हाफ रास्ता ट्रैवल करने में, पूरा रास्ता उसका यहाँ खत्म होता है, हाफ रास्ता ट्रैवल करने में उसको टोटल टाइम का हाफ लगेगा, यानी टोटल टाइम कैपिटल टी के हाफ टाइम में वो यहाँ पहुंचेगा। और जब वो यहाँ पहुंच गया है तो वो ऐसे जा रहा है अभी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है, जाना वो ऐसे चाहता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जब आपने उसे यहां थ्रो किया तब उसकी वेलोसिटी u x, यानी वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, असली वेलोसिटी तो उसकी u थी जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, लेकिन उस u को जब आपने डिसॉल्व किया x एक्सिस वाली वेलोसिटी में तो वो थी u cos थीटा, और एंड y वाली वेलोसिटी उसकी थी u sin थीटा। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल और ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल थी। और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है इस ux पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या कह दें कि ये ux तो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। x वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, क्योंकि x एक्सिस वाली तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ये प्रोजेक्टाइल के पहले दिन से पढ़ाया जा रहा है। क्या दो बातें पढ़ाई थी? प्रोजेक्टाइल दोनों दिशाओं में डिस्टेंस ट्रैवल करता है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। और हॉरिजॉन्टल में वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है बिना एक्सेलरेशन, और वर्टिकल में वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद एक्सेलरेशन। कितना? माइनस। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाते समय उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और यहां पहुंचने के बाद उसकी जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद और ऊपर वो नहीं जा सकता, अब वो नीचे जा रहा है। तो आप सबसे पहले ये याद रखें, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, और कहना चाहिए एट टाइम इज इक्वल टू t/2, vy बिकम्स 0। v क्यों लिया है? अगर u इस जगह की इनिशियल वेलोसिटी है तो v इस जगह की फाइनल वेलोसिटी कही जाएगी, और हम y वाली की बात कर रहे हैं, तो अगर y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी uy है तो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी vy होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट, या जब टाइम t/2 हो जाए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसी हाइट पर पहुंचने पर टाइम t/2 हो जाता है, टोटल टाइम का हाफ, उस पर वर्टिकल वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि वो इस रेट से -g से घट रही है। अगर आप इस जगह हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी निकालोगे, यानी vx निकालोगे, वो अभी भी ux के बराबर ही आएगी, जो कि u cos थीटा है। आप किसी भी जगह पर यहाँ, 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 या यहाँ एरोज लगा देता हूँ, किसी भी जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालेंगे वो सेम ही आएगी जितनी शुरुआत में थी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन किसी भी जगह पर जब आप वर्टिकल वेलोसिटी निकालोगे तो वो अलग अलग आएगी, और नीचे से ऊपर जाते समय वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम होते होते होते, यहाँ देखो कोई ऊपर एरो बनेगा ही नहीं, क्योंकि और ऊपर वो जा ही नहीं रही है, अभी तो और ऊपर जा रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें वेलोसिटी है, लेकिन कम होती 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 यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई है, और इस जगह पर उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बची है। थोड़ी देर बाद फिर से उसमें वर्टिकल वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगी। अब की बार वो ऊपर के बजाय किधर होगी? नीचे की तरफ। देख रहे हैं ये एरो, जो हॉरिजॉन्टल वाला एरो है वो तो एक ही तरफ है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन वर्टिकल वाला एरो पहले ऊपर की तरफ है, क्योंकि वो ऊपर जा रही है, और यहाँ जाने के बाद ऊपर जाना बंद हो गया। अब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह नीचे नीचे नीचे।
तो ये है वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को डिराइव करते हुए, कि थ्रो किए जाने के बाद बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ उसकी वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आता है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है और वो ये होता है। अब हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इक्वेशन आपने देखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इस इक्वेशन में अगर आप ये सारी जो मैंने कहानी सुनाई है ये फिट कर दें तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा। लेकिन ये फिट करने से पहले इस इक्वेशन को हम यहां लिख रहे हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। प्रोजेक्टाइल के कोई भी डेरिवेशन में ये खास बात है, प्रोजेक्टाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो सारे एक्स एक्स वाले लेते हैं, वर्टिकल की बात करते हैं तो सारे वाई वाई वाले लेते हैं। ये हमने पिछले उसमें भी किया था, डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स का वाला डिस्टेंस के लिए हमने एक्स एक्स वाली सारी क्वांटिटी ली थी, वाई वाला डिस्टेंस निकालने के लिए वाई वाई वाली सारी क्वांटिटी ली थी। तो अब हम वाई की बात कर रहे हैं क्योंकि एक्स के अलोंग तो कुछ चेंज हो नहीं रहा। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग यू साइन थीटा थी और फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग 0 हो गई क्योंकि वही बदल रही है। और ऐसा कितने समय में हुआ? t/2 समय में। यहां से छोड़े जाने के बाद t/2 समय बीतने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो हमने इस इक्वेशन को y की टर्म्स में लिख दिया और फिर मैं लिखता हूं वेयर स्मॉल t की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल t/2। vy कैपिटल t/2 टाइम में vy 0 हो ही गया है एंड ay की वैल्यू है कितनी? -g और uy आपको पहले ही पता है। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है vy इक्वल टू uy प्लस ayt, इसमें ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे, यहां लिखाता हूं वैल्यूज पुट करके, vy की जगह क्या पुट करना है? 0। ये लो जी 0 पुट कर दिया। uy की जगह क्या पुट करना है? u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। फिर ay की जगह क्या पुट करना है? -g और स्मॉल t की जगह कैपिटल t/2, क्योंकि यहाँ टाइम 0 से स्टार्ट होकर कितना बीत गया है? कैपिटल t/2। अब आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे या इसको ट्रांसफर करते हैं, -g कैपिटल t/2 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये g t/2 प्लस का हो जाता है और ये बचता है u साइन थीटा। और अब g और 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल T की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा अपॉन g। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ गया। मैंने बताया था आपको सिर्फ 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिस फॉर्मूले से टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम हो जाएगा। 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, u जिस वेलोसिटी से थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को, और थीटा जितने एंगल पर फेंका हॉरिजॉन्टल के साथ। ध्यान रहे कि थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ उस बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन का बनाया हुआ एंगल है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करने पर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया ऑटोमेटिकली। और कॉन्सेप्ट क्या है कि थ्रो किए जाने के बाद, वही कॉन्सेप्ट है जो रोज अप्लाई हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो डेरिवेशन इतना बड़ा बच्चों को लगता है 2-3 पेज का है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख के देखना पड़ेगा। नहीं, जो लिख लिख कर याद कर रहा है वो भूल जाएगा और चाइल्ड लेबर भी करेगा। लिख लिख कर याद नहीं करना, पहले अच्छी तरह समझ लो और बाद में समझ आने के बाद उसे फाइनली लिख कर देखो कि हम एग्जाम में लिख पाते हैं या नहीं। आपको मजदूरी करने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, अफसर बनने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो मजदूरी नहीं करनी है, दिमाग से काम लेना है। तो दिमाग क्या लगाना है कि प्रोजेक्टाइल, ये 2 पॉइंट दिमाग में याद रखने हैं। पेन चलाने से ज़्यादा दिमाग चलाओ, कॉपी किसने पेपर वेस्ट करने से ज़्यादा दिमाग को खर्च करो। दिमाग खर्च करने पर बढ़ता है, पेपर वेस्ट खर्च करने पर कम हो जाएगा। तो क्या याद रखनी है बात
थ्रो किए जाने के बाद प्रोजेक्टाइल दोनों दिशाओं में चलता है, एक्स में भी और वाई में भी। एक्स में चलता है वो बिना एक्सेलरेशन, वाई में चलता है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में होता है। एक तो ये बात, और दूसरा जैसे जैसे वो यहाँ नीचे से ऊपर जाता है उसकी वाई वाली वेलोसिटी जो कि पहले यू साइन थीटा थी वो कम होते 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 जीरो हो जाती है। इस पॉइंट पर जीरो होने के बाद फिर से बढ़ेगी, बढ़ते 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 फिर यहाँ मैक्सिमम। एक्स वाली वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा किसी भी मोमेंट पर अगर आप एक्स निकालोगे वो शुरुआत में जितनी थी यू एक्स उतनी आएगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। इसकी वेलोसिटी हर बार चेंज होगी, पहले नीचे से ऊपर जाने में कम होगी, फाइनली मैक्सिमम हाइट पर जीरो होगी, फिर वापस बढ़ेगी। बस हमने सीधा फर्स्ट इक्वेशन में इस सारी कंडीशन को पुट कर दिया, ऑटोमेटिकली टी आ गया। कंडीशन ध्यान रखनी है, उसके बाद आप जब एग्जाम में या कहीं पर भी बिना देखे इसको लिखने बैठोगे, अगर कोई कंडीशन सही अप्लाई कर देता है जो माइंड में होती है तो एक ही बारी में सही लिखा जाएगा, 10 बार लिख के देखने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों को हमेशा चाइल्ड लेबर करने से मना करता हूँ। वो जो चीज आप बिना समझे कर रहे हो वो लेबर है। तो अब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। जी हमेशा 9.8 है, यू और थीटा पता होने पर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे। टाइम की यूनिट सेकेंड्स होती है, सेकेंड्स में आएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। उसके लिए भी आपका सिंपल लॉजिक काम आएगा, दिखाते हैं। तो ये आपके सामने पेश किया जाता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब पहले इसकी डेफिनेशन हालांकि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट रिटन फॉर्म में मैक्सिमम हाइट अटेन्ड क्या होता है? इट इज द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच द प्रोजेक्टाइल राइजेस अबव द ग्राउंड। ये आपका जो ग्राउंड है इससे सबसे ज्यादा ऊंचाई जो प्रोजेक्टाइल ने अटेन की है, यहाँ कहीं भी देखेंगे तो वो ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं है जितनी यहाँ पर है। तो ग्रेटेस्ट हाइट जो प्रोजेक्टाइल ने अटेन की है ग्राउंड से ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में, ग्राउंड से ऊपर तो वर्टिकल ही है, उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड और डिनोटेड बाय कैपिटल एच। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे ये वाली। अब हम ये इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इस इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, और ये हाइट जो आप फाइंड आउट करने वाले हो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल दिशा में है इसलिए हम इस इक्वेशन को वर्टिकल की टर्म्स में लिखते हैं। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम y वाला डिस्प्लेसमेंट मालूम कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जगह y लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी इनिशियल कौन सी वाली लेनी पड़ेगी? y वाली। x वाला x डिपार्टमेंट, y वाला y डिपार्टमेंट। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, एक्स वाई में उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, टाइम का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। डायरेक्शन एक्स और वाई ये डायरेक्शन ही तो है, तो वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है उसके एक्स और वाई डायरेक्शन हो सकते हैं, टाइम का कुछ नहीं होता। एक्सेलरेशन भी कौन सा लेना है? वाई वाला। तो ये इस इक्वेशन को हमने वाई की टर्म्स में लिया। अब वेयर यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये आपको सबको पता है, u साइन थीटा होती है। ए वाई सबको पता है माइनस जी, यहां से यहां तक पहुंचने के दौरान उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है, यानी उसमें रिटार्डेशन ही होता रहता है। तो इसलिए एक्सेलरेशन को नीचे से ऊपर जाते समय माइनस जी लेना है। और क्योंकि हम ये y ये वाले डिस्टेंस को मान रहे हैं, तो अगर मैं कहूंगा इफ y इज इक्वल टू h लेना पड़ जाए, क्योंकि हम कौन सा वाला
y तो यहाँ पर भी ये y कहलाएगा, यहाँ तक भी, हर डिस्टेंस y है, लेकिन y में कौन सा वाला y मालूम कर रहे हैं हम, h वाला, सबसे ज्यादा हाइट वाला। इफ y इज इक्वल टू h, देन स्मॉल t की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, ये है इसका की पॉइंट। जैसे पिछले टाइम ऑफ फ्लाइट का की पॉइंट ये था कि नीचे से ऊपर जाते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती, नीचे से ऊपर जाते समय वर्टिकल वाली वेलोसिटी बदलती रहती है, और यहाँ पहुंचने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका की पॉइंट ये है कि यहाँ पहुंचने पर अगर उसने हाइट h अटेन कर ली है तो यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, t/2, यानी पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। पहले ही बता दिया था हमने, यहाँ पहुंचने में t/2 टाइम लगेगा। तो y को अगर इस इक्वेशन में h लिख रहे हो तो टाइम की जगह t/2 लिखना पड़ेगा। तो h इज इक्वल टू uy की जगह आप u साइन थीटा ही पुट करेंगे, t ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन t की जगह आप t/2 पुट करना चाहते हो क्योंकि आपने y की जगह h पुट कर दिया है, इसलिए t को हटा के हम कैपिटल t/2 कर देंगे। जहां जहां स्मॉल t है वहां कैपिटल t/2 कर दिया जाएगा क्योंकि y की जगह आपने h कर दिया है। और हाफ ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये बीच में जो प्लस का साइन है इसकी जगह माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ay की जगह आप -g रख रहे हो, और फिर स्मॉल t की जगह फिर से कैपिटल T रखा जाएगा, यानी ये। अब आपको h फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में सिर्फ एक चेंज करना है, और वो चेंज क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अभी अभी आपने t का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले, इससे जस्ट पहले आर्टिकल में, इसी क्लास में आपने t का ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। इस फॉर्मूले से आप t/2 भी फाइंड आउट कर सकते हो। और एक चीज यहाँ रह गई है मिसप्रिंट टाइप की, ये स्क्वायर भी है, क्योंकि स्मॉल t का यहाँ स्क्वायर है तो स्मॉल t की जगह कैपिटल T/2 लिखा तो स्क्वायर लिखना ना भूले। स्क्वायर लिखने के बाद अब आपको यहाँ इस पूरे इक्वेशन में h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आसानी से। t/2 फाइंड आउट, t/2 की वैल्यू पुट करनी है। t/2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, कैपिटल T/2 की, यहाँ से देख लें, कैपिटल T/2 क्या बनेगा, u साइन थीटा अपॉन g। तो यहां से आप कैपिटल T/2 की वैल्यू पुट कर लें। तो मैं यहां लिख कर दिखा देता हूं, ये हो गई आपकी h इज इक्वल टू u साइन थीटा, एज इट इज रख दिया। कैपिटल T/2 की जगह आपने लिख दिया u साइन थीटा अपॉन g, मल्टीप्लाई में है कैपिटल T/2 इससे, तो कैपिटल T/2 की जगह u साइन थीटा अपॉन g माइनस हाफ एज इट इज g भी, और यहाँ T/2 है ये, और लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। इसको हटा दो, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने बस कुछ नहीं किया, h वाली इस इक्वेशन में T/2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, और g का भी स्क्वायर होगा क्योंकि पूरे T/2 का स्क्वायर है, तो g के साथ T/2 में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, पूरी टर्म का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन को गौर से देखें, h इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो जी, ये u इंटू यू स्क्वायर और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो आपको मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, एक हो गया, माइनस यहां जरा सॉल्व करें तो एक ये g स्क्वायर से ये g कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहां बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके बात। अब आपको इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का इजी मेथड बता देते हैं।
इजी मेथड ये है कि h इज इक्वल टू इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इसमें से भी, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/2। वैसे भी एलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सीधा इन दोनों में से कॉमन आपने जो निकाल दिया वो कॉमन आ गया। यहाँ पूरा ही कॉमन आ गया है तो 1 बचा, और यहाँ पर बाकी सब कुछ कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में 1/2 बचा। 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2। एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा। तो आपका नेक्स्ट लाइन में ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का। क्या कंप्लीट होता है फॉर्मूला? h इज इक्वल टू ये 1/2 बचेगा तो आपके पास आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 1/2 बचेगा। 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने पर एज इट इज रहेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई होने पर 2g आ जाएगा। वैसे अब तो 5g आने वाला है, बेकार जोक था, कोई बात नहीं। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपका फॉर्मूला बन गया मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का बाय प्रोजेक्टाइल। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो हाइट पता करने के लिए भी आपको u किस वेलोसिटी से थ्रो किया और थीटा, ये दो ही चीजें मालूम होनी चाहिए। g हमेशा 9.8 होता है जब तक कि 10 लेने के लिए कहा ना जाए। तो ये आपका कंप्लीट होता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड वाला पार्ट। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी पार्ट की तरफ। क्या है वो? ये देखो, कैपिटल T फाइंड आउट कर लिया, कैपिटल H फाइंड आउट कर लिया, कैपिटल R इसको फाइंड आउट करके दिखाते हैं, बहुत इजी है। तो ये हम अब आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ जो आज हमें फाइंड आउट करना था, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जैसा कि आपको बताया था कि यहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया और वो यहां जाकर ग्राउंड को टच करता है। इस पॉइंट से जहां प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, वहां से जब वो ग्राउंड को टच करेगा, ये डिस्टेंस दिख गया बच्चों को? अच्छा नहीं दिख रहा, रेड कलर से ज्यादा बढ़िया दिखेगा। लो जी, ये ज्यादा ब्राइट और अच्छा दिख रहा है। ओके, ये जो आपका डिस्टेंस है ये कहलाता है रेंज, जिसे हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल देते हैं फुल उसमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टली। तो क्या डेफिनेशन है इसका? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वेयर द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स अगेन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो ये जहां से थ्रो किया गया था प्रोजेक्टाइल को और जहां पर प्रोजेक्टाइल वापस गिरता है, उस दूरी को, ग्राउंड पर उस दूरी को रेंज कहते हैं, कैपिटल R से उसे डिनोट करते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम यही इक्वेशन लिखेंगे। बताया था ये वाली इक्वेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, कहना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यही इक्वेशन आती है हमेशा। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में भी डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग फाइंड आउट किया था, मोशन अलोंग वर्टिकल में भी, जो इस प्रोजेक्टाइल का सबसे पहला पोर्शन था। अब ये इक्वेशन हम x की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अभी मैक्सिमम हाइट के लिए आपने ये इक्वेशन
y की फॉर्म में लिखी थी, क्योंकि हाइट y के अलोंग थी, ये डिस्टेंस x के अलोंग है। तो इस इक्वेशन को x की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू, u की जगह क्या लिखना पड़ेगा, अब तक बहुत बार क्लियर हो चुका होगा, ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो x वाला डिस्प्लेसमेंट या x के अलोंग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए सब x वाली क्वांटिटी, टाइम x और y वाला नहीं होता, वेक्टर्स ही x और y के अलोंग हो सकते हैं, डायरेक्शन जिसमें होगा वही अलोंग दिस अलोंग दैट। अब आप जानते हो वेयर ux की वैल्यू आप पहले से ही जानते हो, u cos थीटा होती है एंड ax की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है 0, बता चुके हैं कई बार कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं करता, कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली किसी भी जगह निकाल लो सेम आएगी। और ऐसा इसलिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, और फोर्स नहीं लगती तो एक्सेलरेशन भी नहीं होता। तो आपका ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा x इज इक्वल टू यू एक्स की जगह आप u cos थीटा रख दोगे, t अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, और बाकी आगे का ये पूरा जो टर्म है 1/2 ax t स्क्वायर, ये ax के 0 होने की वजह से दिस एंटायर टर्म विल बिकम 0, और आपका ऊपर वाला इक्वेशन सिर्फ इतना ही रह गया। अब इस इक्वेशन में अगर x इज इक्वल टू r रख दें, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x के अलोंग लिया जा रहा है। जैसे हमने इस वाले में y वाले डिस्टेंस को h रख दिया था, जस्ट पिछले में किया है, अभी जो ध्यान से देख रहा है उसे याद होगा, नहीं तो रिवाइंड करने का ऑप्शन भी है। लाइव क्लास छूट गई तो छूट गई, यहाँ पर वापस जा सकते हो, रीटेक मिल सकता है। तो जैसे हमने y वाले डिस्टेंस को h रखा था जब हमें ये मालूम करना था, ऐसे हम x वाले डिस्टेंस को r रखेंगे क्योंकि हमें ये मालूम करना है। लेकिन यहाँ पहुंचने का टाइम t/2 था, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम कितना है, ये अगर हम x की जगह r रखेंगे यानी ये पूरी दूरी, तो ये पूरी दूरी कितने समय में ट्रैवल की होगी, देन t होगा कैपिटल T/2, नहीं वो आदत हो गई लिखने की, देन t होगा कितना, स्मॉल t की जगह क्या लिखा जाएगा, कैपिटल T। तो लिख देता हूं, if x is equal to r then small t is equal to कैपिटल T। और कैपिटल T की वैल्यू तो आप अभी अभी पहले भी लिख चुके हो, सबसे पहले यही फाइंड आउट किया था, इसीलिए ये फाइंड आउट किया था कि ये बाकी दोनों में यूज होना है। इससे जस्ट पिछले में t/2 यूज हुआ था, 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में कर दिया था, लेकिन यहाँ तो स्मॉल t की जगह कैपिटल T, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का टाइमिंग कैपिटल T है। तो अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी क्या, ये इक्वेशन बन जाएगी x की जगह आप r पुट कर दोगे, साथ में इक्वल टू u cos थीटा है, और स्मॉल t की जगह आप कैपिटल T पुट कर दोगे। कैपिटल T की यहां से वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास r की वैल्यू बन गई u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2u sin थीटा अपॉन g। तो कैपिटल T का वैल्यू आपने यहां से पुट कर दिया। अब आपको थोड़ी सी जानकारी और देते हैं, ये जानकारी क्या है वो देख लें। कैपिटल R एज इट इज, U और ये वाला U मल्टीप्लाई होकर U स्क्वायर बन जाएंगे, और 2 cos थीटा और sin थीटा ऐसे ही रहेंगे। डिनोमिनेटर में G। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं साइड में लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे, चलो ब्लू से लिख देते हैं जिससे अलग से हाईलाइट हो। एक मैथ्स का फॉर्मूला है,
जैसे बच्चों ने बचपन में a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले याद किए हैं, ये छोटा सा एक फॉर्मूला याद रख लो। ये फॉर्मूला याद रख लेना है बच्चों को, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैथ्स वाले बच्चे तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, लेकिन बाकियों के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स तो उनको पढ़ना ही है, तो उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, उसको sin 2 थीटा लिखा जा सकता है। तो आपके पास फाइनली आपका जो फॉर्मूला बन गया है रेंज का, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बन गया। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें भी आपको u यानी जिस वेलोसिटी से थ्रो किया और एंगल थीटा, जितने एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाकर थ्रो किया, ये दो चीजें ही पता होनी चाहिए, तो आप रेंज भी निकाल सकते हो। तो आज आपने क्या क्या काम किया है वो यहां साइड में लिख रहा हूं। आपने प्रोजेक्टाइल फायर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल में टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करा है, पूरा डेरिवेशन। नंबर 2, आपने मैक्सिमम हाइट अटेन्ड मालूम किया है, कंप्लीट डेरिवेशन। और आपने रेंज मालूम कर लिया है, कंप्लीट डेरिवेशन। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने मुझे बताया कि उनको सॉल्व करने में क्वेश्चन दिक्कत आई है, वेक्टर्स की हैं कुछ, तो वो भी आपको सॉल्व करवा दी जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ बचे हुए स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल केसेस करेंगे हम, और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो बच्चों को करने में दिक्कत आई है। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पर फिनिश होता है। ये एक 5 मार्क्स का डेरिवेशन है जो आपको यहाँ पर कराया। इसके कुछ कनेक्टिंग पार्ट्स हैं छोटे मोटे, फिनिशिंग टच, वो नेक्स्ट क्लास में दिए जाएंगे, क्योंकि वो अलग से हाईलाइट होना चाहिए क्या फिनिशिंग टच आया, और उसके लिए थोड़े थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस भी हैं। तो खैर, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।